हेलो माय डियर सीएमए स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक नया सीरीज स्टार्ट किया था जिसका नाम था एमसीक्यू सीरीज। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम डायरेक्ट टैक्स एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के एमसीक्यू डिटेल में एनालिसिस करेंगे। हर एक वीडियो में सिर्फ 25 एमसीक्यूज ही रहेंगे, लेकिन हम हर एक एमसीक्यू का पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे विथ प्रोविजंस। ओके, सो पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी मैं आंसर डिस्कस कर रहा था, मैं आपको मेरे बुक से वो लिंक करवा रहा था कि हाँ, ये जो प्रोविजन है ये आपकी इस वाले पार्ट में है। सही है। सो हम लोगों ने डायरेक्ट टैक्स का पहले स्टार्ट किया था। डायरेक्ट टैक्स में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम में जिसका नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस के पहले हमने क्या किया था, 26 एमसीक्यूज हमने डिस्कस किया था हमारी पहले वाले पार्ट में। ओके, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 27 नंबर से आपका जितने भी 27 नंबर से 51 तक जो भी एमसीक्यूज है वो डिटेल में डिस्कशन करने वाले। ओके, मैंने आपको बोला था कि ये जो एमसीक्यू है ये आप ले सकते हो, ये आपको मिल सकता है। आप जो एमसीक्यू का जो लिंक है ना गूगल ड्राइव का, वो नीचे दिया गया है, आप वहां से क्लिक करके ये एमसीक्यू ले सकते हैं। ठीक है, सो आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ क्वेश्चन नंबर 27। सर क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है, चलिए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 27 आपका बोल रहा है इनकम व्हिच accrued or arise outside India but directly received into India are subject to taxation for whom। ये बोल रहा है कि सर इनकम व्हिच आर accrued or arise outside India, जो इनकम आउटसाइड इंडिया में अर्न हो रहा है या फिर आउटसाइड इंडिया में accrued हो रहा है और इंडिया में रिसीव हो रहा है, बट डायरेक्टली रिसीव्ड इन टू इंडिया, इंडिया में अगर वो रिसीव हो रहा है तो सर वो किसके हाथ में टैक्सेबल होगा। दे आर सब्जेक्ट टू टैक्सेशन, दे आर सब्जेक्ट फॉर टैक्सेशन फॉर हुम। ऑप्शन आर नंबर 1 ऑर्डिनरीली रेसिडेंट ओनली, सिर्फ ऑर्डिनरीली रेसिडेंट के हाथ में वो टैक्स लगेगा। ऑप्शन 2 बोथ ऑर्डिनरीली रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। उसके बाद आपका आता है नॉन रेसिडेंट, उसके बाद आता है ऑल कैटेगरीज ऑफ एसएससी। ओके, सो इसका जो पॉइंट है, देखो अगर इंडिया में कोई इनकम रिसीव हो रहा है तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि भाई अगर इंडिया में कोई भी इनकम रिसीव होता है तो एसएससी का स्टेटस चाहे कुछ भी हो, एसएससी का स्टेटस चाहे कुछ भी हो, वो क्या होगा, आपकी इंडिया में वो टैक्सेबल हो जाएगा। चाहे आप वो ओआर हो, चाहे वो एनओआर हो, चाहे वो एनआर हो, एसएससी का स्टेटस कुछ भी हो, दे आर टैक्सेबल इन इंडिया। सो यहां पे जो ऑप्शन आपका आएगा वो आएगा ऑल कैटेगरी ऑफ एसएससी। सही है, सही है सर। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है, इनकम डीम्ड टू बी accrue or arise in India is taxable for। जो इनकम डीम्ड टू बी accrue or arise in India होते हैं वो किसके हाथ में टैक्सेबल होते हैं। अगेन मैं आपको बोल रहा हूं कि इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम डीम्ड टू बी accrue or arise in India, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, ये सारे के सारे इनकम क्या होता है, ऑल कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय के लिए, सॉरी ऑल कैटेगरी ऑफ एसएससी के लिए, चाहे एसएससी ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो, चाहे एसएससी नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो, चाहे एसएससी नॉन रेसिडेंट हो, ये सबके लिए टैक्सेबल है। सो यहां पे भी आपका ऑप्शन आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, आपका आंसर आएगा ऑल कैटेगरी ऑफ एसएससी। ओके, अब चलते, इनकम डिराइव फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया बट व्हिच आर accrue or arise आउटसाइड इंडिया। अगर भाई कोई ऐसा बिजनेस है जो इंडिया में कंट्रोल हो रहा है, इंडिया से जो कंट्रोल हो रहा है लेकिन वो आउटसाइड इंडिया में रिसीव हो रहा है, ऐसा एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि इनकम जापान में रिसीव हो रहा है लेकिन इंडिया में उसका कंट्रोल है, या फिर इनकम यूके में रिसीव हो रहा है लेकिन इंडिया में उसका कंट्रोल है। तो इसकी अगर मैं प्रोविजन दोबारा आपको दिखाऊं ना, प्रोविजन इसका क्या था वो टेबल में ये था, देखिए जो फोर्थ वाला पॉइंट है ये बार बार मैं दिखा चुका हूं आपको। फोर्थ वाला पॉइंट यही बोल रहा था कि इनकम फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन रिसीव्ड और accrue or arise आउटसाइड इंडिया बट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट और सेटअप इज इन इंडिया। सो उस केस में ये सिर्फ ओआर के हाथ में टैक्सेबल होगा एंड एनओआर के हाथ में टैक्सेबल होगा। तो इस वाले केस में ये क्या होगा, बोथ ऑर्डिनरीली रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली इंडिविजुअल, इन दोनों, सॉरी क्वेश्चन नंबर 29 है, बोथ ऑर्डिनरली रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, इन दोनों के हाथ में ये टैक्सेबल होगा। सही है सर, बिल्कुल। इसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 30, इनकम व्हिच आर accrued or arise आउटसाइड इंडिया एंड आल्सो रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। सर यहां पे क्या है कि अगर कोई इनकम आउटसाइड इंडिया में ही रिसीव हो रहा है एंड आउटसाइड इंडिया में ही अर्न हो रहा है तो ये किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, सिर्फ ऑर्डिनरी, ऑप्शन जो है आपका वो है सिर्फ ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, ऑप्शन 2 जो है वो आपका नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, ऑप्शन सी जो है आपका बोथ ऑर्डिनरीली रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, एंड ऑप्शन डी जो है आपका वो है नॉन ऑफ द अबव।
सो आपको पता है इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि सिर्फ एक ही टाइप के पर्सन है जिनका इनकम, जिनका पूरा दुनिया भर का इनकम इंडिया में आके टैक्स लगता है अगर आप इंडिया के ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बन जाते हो। अगर आप इंडिया के ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बन जाते हो तो आपकी जो भी इनकम है वो पूरा का पूरा क्या होगा, इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। सो योर आंसर इज एसएससी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट ओनली। ओके ओके सर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है, देखो, एन वॉज बॉर्न इन इंडिया इन 1998। एन एक पर्सन है जो कि 1998 में इंडिया में बर्न हुआ है। हिज पेरेंट्स वर बॉर्न इन इंडिया इन 1951। उसके जो पेरेंट्स है वो 1951 यानी कि इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद पैदा हुए हैं इंडिया में। ओके। हिज ग्रैंडफादर वॉज बॉर्न इन लाहौर इन 1936। उसके जो ग्रैंडफादर थे वो 1936 में लाहौर में पैदा हुए थे जो अभी पाकिस्तान में है। ठीक है, ओके। बट हिज ग्रैंड मदर वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड इन 1940। एन इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। अब इसका स्टेटस क्या होना चाहिए, ऑप्शन आपको पता है कि भाई एन का स्टेटस क्या है, एन क्या होना चाहिए, क्या ये इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका, सॉरी यहाँ पे गलती से आ चुका है, लेकिन ये है ए आपका सिटीजन ऑफ इंडिया है। बी है इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। सी है फॉरेन नेशनल। डी है नॉन ऑफ दिस। आपको पता है कि अगर कोई फॉरेन कंट्री का सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या है, देखो, अगर कोई फॉरेन कंट्री का सिटीजन है और उसका पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स कोई भी हो, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स हो या फिर मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स हो, दोनों में से कोई भी अगर इंडिया में पैदा हुए हैं ना, अनडिवाइडेड इंडिया में, यानी कि 1947 से पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस एरा, अगर वो इंडिया में पैदा हुए हैं, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो या फिर आप खुद हो, तीनों में से कोई भी, एसएससी हिमसेल्फ और हिज पेरेंट्स और हिज ग्रैंड पेरेंट्स, और ग्रैंड पेरेंट्स में भी बोथ आते, पैटर्नल यानी कि उसके जो नाना नानी है एंड दादा दादी है, दोनों के दोनों क्या हो गए, चारों के चारों, अगर मतलब चारों में से कोई भी इंडिया में पैदा हुए हैं तो वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा दैट इज ए इज ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ए क्या होगा, ए पर्सन ऑफ, सॉरी एन क्या होगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ओके, अब चलते दूसरे पार्ट में। देखो क्या बोल रहा है, एन एन इंडिविजुअल एंड ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विजिटेड ऑन 3rd October 2024 एंड इंटेंडेड टू स्टे फॉर 185 डेज। बोल रहा है कि भाई ए जो है, एन जो है ना, वो एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो इंडिया आया विथ एन इंटेंशन फॉर, विथ ए विजिटिंग पर्पज, इंडिया घूमने के लिए आया वो, विथ एन इंटेंशन टू स्टे फॉर 185 डेज। इंडिया में वो आया फॉर 185 डेज स्टे करने के लिए आया। In the 4 year prior to the previous year 2024-2025, he spent 750 days in India with no prior visit. His income, excluding income from the foreign source, was 25 lakhs for the assessment year 2025-2026. N status shall be, क्या होना चाहिए, देखो क्या बहुत सारे डाटा हमें प्रोवाइड किया गया है। नंबर 1 बोल रहा है कि एन जो है वो क्या है, एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो कि इंडिया घूमने के लिए आया है 3rd October 2024 में, और इंडिया में वो रहना चाहता है 185 डेज। तो पहले हमें हमारे साल में कैलकुलेट करना है भाई, चाहिए कि भाई हमारे साल, हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो है 2024-2025, इसमें वो कितना दिन स्टे कर पा रहा है। ठीक है, सो इसमें अक्टूबर में वो कितना दिन स्टे करेगा, 28 डेज। ठीक है, अक्टूबर में वो 28 डेज स्टे करेगा। नवंबर की अगर मैं बात करूं, नवंबर में कितना डेज, 31 डेज सर। दिसंबर की अगर मैं बात करूं, सॉरी नवंबर में 30 डेज, दिसंबर में 31। जनवरी की मैं बात करूं तो सर ये कितना दिन स्टे करेगा, 31 डेज। फेब की अगर मैं बात करूं यहाँ पे 28 डेज, एंड मार्च की अगर मैं बात करूं तो मार्च में ये कितना दिन आ जाएगा सर, 31 डेज। तो इसे जरा कैलकुलेट हम लोग कर लेते हैं, उसे जरा कैलकुलेट हम लोग कर लेते हैं। सो कैलकुलेट क्या करेंगे हम लोग, चलो देखते हैं। सो अक्टूबर में वो 28 डेज स्टे कर रहा है, नवंबर में 30 डेज, दिसंबर में 31 डेज, जनवरी में 31 डेज, फरवरी में 31 डेज, सॉरी फरवरी में 31 कैसे हो सकता है, मई में 31, फरवरी में 28 डेज। ठीक है, सो अगर मैं बोलूं अक्टूबर से लेके, अगर हम 3rd अक्टूबर को भी काउंट कर लेना, तो 3rd अक्टूबर में वो इंडिया आया, अगर इंडिया में 3rd अक्टूबर को हम काउंट भी कर ले तो क्या होगा, वो 181, वो कितना दिन इंडिया में स्टे कर रहा है, 179 डेज वो इंडिया में स्टे कर रहा है। सही है,
179 डेज वो क्या कर रहा है, इंडिया में स्टे कर रहा है। अब हम लोग देखते कि भाई अब सर वो तो बोल रहा है कि 185 डेज, भाई मार्च के बाद भी तो वो रहेगा ना, वो 1 अप्रैल 2025 के बाद भी रह सकता है इंडिया में, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बिल्कुल सर। सो 179 डेज वो इंडिया में स्टे कर रहा है ड्यूरिंग आवर प्रीवियस ईयर 2024-2025 में वो कितना दिन स्टे कर रहा है, 179 डेज स्टे कर रहा है। अब चलते बात करते कि सर इसके रिलेटेड प्रोविजन क्या है। उसने सिंपल सा पूछा कि भाई उसका इनकम अदर देन फॉरेन इनकम, यानी कि मैं बोलूं कि इंडियन इनकम, उसका इंडियन इनकम सर कितना है, ये वाला कलर मैंने कैसे चूज कर लिया, इंडियन इनकम कितना है उसका, 25 लाख का उसका इंडियन इनकम है। ठीक है सर, आप बताइए कि उसकी रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, आप बताइए कि उसकी रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए पे आपका है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, ऑप्शन बी पे आपका है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट, ऑप्शन सी पे आपका नॉन रेसिडेंट और ऑप्शन डी पे आपका नॉन ऑफ द अबव। सर एक बार हमें बताइए कि इसके रिलेटेड प्रोविजन क्या है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के रिलेटेड प्रोविजंस क्या है। हमें तो कुछ भी याद नहीं है, हमने तो कुछ नहीं पढ़ा है, आप एक बार प्रोविजंस बता दीजिए। ठीक है, तो चलो मैं आपको बताता हूं प्रोविजंस फॉर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये मैंने अच्छा सा डायग्राम आप लोगों के लिए बनाया है, देख लो। ठीक है, अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, आपको ये बुक दिख रहा होगा, अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो कि इंडिया आता है, कोई फॉरेन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन है जो कि नॉर्मली आउटसाइड इंडिया में रिसाइड करता है, या फिर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो कि इंडिया आता है विजिटिंग पर्पज के लिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो उसके लिए क्या रूल है सर। सर पहले हम चेक करेंगे कि उसका इनकम अदर देन फॉरेन इनकम कितना है। हम पहले क्या चेक करेंगे सर, इनकम अदर देन फॉरेन इनकम। सर ऐसा करिए कि इनकम अदर देन फॉरेन इनकम का मतलब क्या है, इंडिया का इनकम है तो डायरेक्टली बोलो ना भाई इंडिया का इनकम कितना है, इंडियन इनकम, इंडियन इनकम सर उसका कितना है, पहले हम वो चेक करेंगे। हमारे केस में कितना है, 25 लाख का है, तो ये बोल रहा है कि भाई अगर उसका इंडियन इनकम 15 लाख या फिर उससे कम है, उसका इंडियन इनकम अगर 15 लाख या फिर उससे कम है, लेस देन इक्वल टू 15 लाख है, तो उसके लिए रूल क्या है सर, उसके लिए रूल है 182 डेज का। सॉरी 1 मिनट। ओके, उसके लिए रूल क्या है, 182 डेज का। ओके, यानी कि अगर वो 182 डेज स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अगर वो करंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज या फिर उससे ज्यादा स्टे करता है तो वो इंडिया का रेसिडेंट है। अगर लेस देन 182 डेज स्टे करता है तो वो क्या है, नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, सो यहां पे रूल आ जाएगा 182 डेज का। अगर 182 डेज स्टे करता है यानी कि पहला बेसिक कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो भाई वो रेसिडेंट है, अदरवाइज वो नॉन रेसिडेंट है। जो सेकंड वाला रूल है, सेकंड बेसिक कंडीशन है, वो इन टाइप के लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन सर हमारा तो इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो आप वो वाला प्रोविजन बताइए ना। बिल्कुल, चलो अगर गलती से उसका इनकम, इंडियन इनकम अदर देन फॉरेन इनकम मतलब इंडियन इनकम अगर 15 लाख से ज्यादा हो गया, तो यहां पे रूल क्या है, देखो यहां पे बोल रहा है कि भाई दो रूल्स है। पहला रूल ऑब्वियसली 182 डेज और मोर, वो तो सबके लिए एप्लीकेबल है। सो अगर आरसीसी ने 182 डेज या फिर उससे ज्यादा स्टे किया है तो वो रेसिडेंट है। और ये जो दूसरा रूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा रूल क्या बोलता है भाई, दूसरा रूल बोलता है कि स्टे इन इंडिया फॉर 182 days or more, 120 days or more during the current previous year and 365 days or more in last 4 years immediately preceding the previous year। क्या बोल रहा है सर, बोल रहा है कि भाई देखो 182 डेज वाला रूल तो सबके लिए एप्लीकेबल है। अगर कोई इंडियन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जिसका इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम करेंगे कि भाई देखो इंडिया में करंट प्रीवियस ईयर में 120 डेज आपने स्टे किया है एंड लास्ट 4 साल में, पिछले की लास्ट 4 साल में आपने 365 डेज स्टे किया है। अगर आप ये दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करते हो, 182 डेज और मोर और 120 डेज इन द करंट ईयर प्लस 365 डेज इन 4 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई करते हो, देन यू आर द रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर आपने लेस देन 120 डेज स्टे किया है, देन यू आर द नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब सर हमारे रूल में आ जाइए, इतना ज्यादा प्रोविजन आप एक एमसीक्यू में क्यों समझा रहे हैं, मैं आपकी अच्छाई के लिए समझा रहा हूं। देखो हमारी केस में आ जाओ, हमारी केस में मिस्टर एन ने कितना दिन स्टे किया है सर, हमारे केस में मिस्टर एन ने स्टे किया है टोटल कितने दिन सर, 179 डेज। सो ऑब्वियसली वो 182 डेज वाला कंसेप्ट तो आप पे एप्लीकेबल होगा ही नहीं सर, ये तो एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हमारा जो रूल है वो क्या है, 120 डेज प्लस 365 डेज। क्या सर ये हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। देखो
उसने बोला है कि लास्ट 4 साल में इन द 4 ईयर प्रीसीडिंग टू द प्रीवियस ईयर 2024 2025 हमारे प्रीवियस ईयर से पिछले 4 साल में उसने कितना दिन इंडिया में स्टे किया है 750 डेज। तो यानी कि सर उसका स्टेटस क्या हो जाएगा सर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, क्योंकि और कोई एडिशनल कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हमें नहीं पता है कि वो उसने सेटिस्फाई किया है या फिर नहीं किया, इस वजह से उसकी जो स्टेटस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। एंड एक और चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो होते हैं उन्हें हमेशा 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 क्या ट्रीट किया जाएगा सर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को हमेशा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट ट्रीट किया जाएगा, उन्हें कभी भी आर एंड ओ आर ट्रीट नहीं किया जाएगा। सही है सर, सही है। चलो सो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 32 भी सॉल्व कर लिया। सो 32 का हमारा आंसर क्या है सर एक बार सबको बता देते हैं, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया। और चलिए बात करते हैं ओके क्वेश्चन नंबर 33 के। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, मिस्टर एन एन इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया फॉर द यूएस। मिस्टर एन एन इंडियन सिटीजन, मिस्टर एन एन इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया, मिस्टर एन एन इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया फॉर यूएस on 16th August 2024 to secure order on behalf of an Indian company for exporting goods to US. He returned to India on 5th April 2025. सही है। Having been a resident of India for the past 10 years for the assessment year 2025-2026, N status shall be, देखो सिंपल पूछ रहा है कि भाई कोई N एक पर्सन था जो कि 16 अगस्त 2024 को यूएस चला जाता है, एक कंपनी जिस कंपनी में वो काम करता है उसके एक ऑर्डर सिक्योर करने के लिए, यानी कि एम्प्लॉयमेंट पर्पज में वो इंडिया गया है। ठीक है, वो रिटर्न कब कर रहा है सर अगले प्रीवियस ईयर में 5th मई 2025 में वो रिटर्न कर रहा है। तो सर इंडिया में उसने कितना दिन स्टे किया है एक बार वो देख लेते। देखो इंडिया में उसने अप्रैल का महीना पूरा 30 डेज स्टे किया है, मई का महीना 30 डेज 31 डेज, जून का महीना 30 डेज, जुलाई का महीना 31 डेज एंड अगस्त का महीना 16 डेज। सही है, तो एक बार कैलकुलेट कर लेते सर कितना हो रहा है। चलिए 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 कर लेते कैलकुलेट। अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31 एंड अगस्त में 16। सर 138 डेज हो रहा है सर। सर इसके रिलेटेड रूल्स क्या है एक बार वो भी आपको मैं दिखा देता हूं। देखो यहां पे आपका एक है एक्सेप्शन ऑफ सेकंड बेसिक कंडीशन। हमारा जो दो कंडीशन है ना बेसिक कंडीशन सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में दो कंडीशन है बेसिक कंडीशंस। एक कंडीशन है एसएससी मस्ट बी स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर, यानी कि अगर किसी को रेसिडेंट बनना है तो उसे इंडिया में 182 डेज या फिर उससे ज्यादा रहना चाहिए, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है कि करंट ईयर में 60 डेज होना चाहिए सर एंड लास्ट 4 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग 4 ईयर में कितना होना चाहिए, लास्ट 4 ईयर में 365 डेज होना चाहिए। ओके लेकिन ये जो सेकेंड वाला कंडीशन है अगर आपने मुझसे क्लास लिया होगा या फिर किसी से भी क्लास लिया होगा तो वो सर आपको जरूर बताए होंगे कि भाई ये जो सेकेंड वाला कंडीशन है ना ये कुछ लोगों के लिए एप्लीकेबल होता ही नहीं है। और उसमें एक पर्सन है वो है कि इंडियन सिटीजन लिव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। उसमें एक कैटेगरी के जो पर्सन है वो कौन है, इंडियन सिटीजन लिव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज, फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज। अगर कोई इंडियन सिटीजन है और वो एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए इंडिया छोड़ के जाता है तो उसके लिए 182 डेज वाला रूल सिर्फ एप्लीकेबल होगा। 60 डेज एंड 365 डेज वाला रूल जो है ना 60 डेज प्लस 365 डेज इन 4 ईयर्स ये वाला रूल सर एप्लीकेबल होगा ही नहीं। तो यहां पे अगर मैं बोलूं कि हमारा जो मिस्टर एन है वो कितना दिन स्टे कर रहा है 138 डेज स्टे कर रहा है, उसे रेसिडेंट बनने के लिए कितना डेज स्टे करना चाहिए सर 182 डेज स्टे करना चाहिए, तो वो क्या बनेगा सर नॉन रेसिडेंट बनेगा सर। सो आपका जो आंसर है सी इज द राइट आंसर नॉन रेसिडेंट। सही है सर बिल्कुल। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। अच्छा क्वेश्चन नंबर 34 क्या है सर, बोल रहा है कि एन एन इंडियन सिटीजन इज एम्प्लॉयड ऑन एन इंडियन शिप। एन जो है वो एक इंडियन सिटीजन है और वो एम्प्लॉयड है इंडियन शिप में। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2024-2025 ही लेफ्ट इंडिया फॉर जर्मनी ऑन 15th सॉरी ये वाला कलर एक लेता हूं, ऑन 15th
सितंबर 2024, हॉलीडे एंड रिटर्न ऑन 1 अप्रैल 2025। भाई एन जो है वो इंडियन शिप में काम करता है, एक एम्प्लॉय है यानी कि क्रू मेंबर एक शिप का, वो 15 नवंबर 2024 में चला गया, ठीक है। 15 सितंबर 2024 में, सॉरी 15 सितंबर 2024 में वो चला गया जर्मनी में हॉलीडे मनाने के लिए, अब आया अप्रैल में, ठीक है। ही हैड बीन ए नॉन रेसिडेंट फॉर पास्ट 3 ईयर, पिछले कितना साल, पिछले 3 साल में वो नॉन रेसिडेंट है, और वो उससे पहले वो इंडिया में परमानेंटली रहता था। तो सर आप ये बताइए ना कि वो इंडिया में कितना दिन अभी उसने इंडिया में स्टे किया है, ठीक है। देखो इंडिया में उसने कितना दिन सर स्टे किया है, करेंट ईयर में अप्रैल के महीने में 30, मई के महीने में 31, जून के महीने में 30, जुलाई के महीने में 31, अगस्त के महीने में 31 एंड सितंबर के महीने में 15, ठीक है। सो अगर मैं बोलूं तो इसमें और कितना दिन ऐड करना है सर, और 30 डेज ऐड करना है। 168 डेज उसने स्टे किया है, 168 डेज उसने क्या किया है, इंडिया में स्टे किया है। और यही पे एक रूल है कि अगर कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, अगर कोई इंडियन सिटीजन है जो कि एक शिप में काम करता है, अगर कोई इंडियन सिटीजन है जो कि एक शिप में काम करता है एज ए क्रू मेंबर, तो उसके लिए भी क्या है, ये जो सेकंड वाला कंडीशन है ना वो एप्लीकेबल नहीं है, उसके लिए ये जो सेकंड वाला कंडीशन है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो इसके लिए ये इसका भी जो स्टेटस होगा ना सर, इसका स्टेटस क्या होगा सर, इसका भी स्टेटस होगा नॉट रेसिडेंट का, सही है, ओके। उसके बाद आता है सेक्शन 35। सेक्शन 35 सर क्या बोलता है, एन ए सिटीजन ऑफ इंडिया रिसाइड्स आउटसाइड इंडिया विजिट इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2024-2025 फॉर 121 डेज। देखो एन एक सिटीजन है, ठीक है, जो कि इंडिया की सिटीजन है लेकिन आउटसाइड इंडिया में रहता है। एन जो है एक इंडियन सिटीजन है लेकिन वो आउटसाइड इंडिया में रहता है। इंडिया वो आया विजिटिंग पर्पज के लिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2024-2025 प्रीवियस ईयर में वो इंडिया आया घूमने के लिए, ठीक है, फॉर 121 डेज। कितने दिन के लिए आया, 121 डेज के लिए वो आया। He is not liable to tax in any other country as he keeps traveling from one country to another country and primarily resides in a tax haven country। क्या बोल रहा है कि भाई वो किसी और कंट्री में टैक्स नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, एक तो वो ट्रैवलर है, ठीक है, वो ब्लॉगर्स लोग होते हैं ना, वो घूमता रहता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रैवल करता रहता है, और वो एक ऐसे कंट्री में रहता है जैसे दुबई वगैरह शहर है, ठीक है, वो एक ऐसे कंट्री में रहता है जहां पे टैक्स हेवन है, माने कि वो उस कंट्री में टैक्स लेते ही नहीं लोग से, ठीक है, टैक्स फ्री कंट्री है, ठीक है। हिज टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम द फॉरेन सोर्स इज 21 लाख। उसका जो इनकम है वो फॉरेन सोर्स को एक्सक्लूड करके, यानी कि सीधा सीधा बोलूं भाई इंडियन इनकम कितना है, 21 लाख का उसका इंडियन इनकम है। तो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस सर क्या होना चाहिए, आप बताइए। अब ये एक बोलूं ना बहुत ही अच्छा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसके रिलेटेड जो प्रोविजन है मैं आपको एक बार बता देता हूं। इसके रिलेटेड जो प्रोविजन है वो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1A में दे रखा है, जिसका नाम है डीम्ड रेसिडेंट। एक नया कॉन्सेप्ट कुछ ही साल पहले इंडिया गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था जिसका नाम है डीम्ड रेसिडेंट का। अब ये डीम्ड रेसिडेंट है क्या सर, डीम्ड रेसिडेंट के लिए बहुत ही सिंपल सा क्राइटेरिया है भाई, आप इंडिविजुअल, अगर आप एक इंडिविजुअल और आप इंडिया के सिटीजन हो ना, 4 कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। पहला है कि आप इंडिया के सिटीजन हो, दूसरा है कि आपका जो इंडियन इनकम है यानी कि अदर देन फॉरेन इनकम, लॉ में ये जो लिखा जाता है ना, इनकम अदर देन फॉरेन इनकम, सीधा सीधा बोलूं तो इंडियन इनकम अदर देन फॉरेन इनकम आपका कितना होना चाहिए, 15 लाख से ज्यादा होना चाहिए। सर हमारे वाले केस में है क्या, है ना 21 लाख है। एक तो वो इंडियन सिटीजन है, दूसरा है इनकम 15 लाख से ज्यादा है क्योंकि हमारे केस में 21 लाख से। तीसरा जो कंडीशन है वो बोल रहा है कि भाई वो और किसी भी कंट्री से, वो इस और किसी भी कंट्री में ड्यू टू हिज डोमिसाइल और रेसिडेंशियल शिप, चाहे वो किसी और कंट्री का रेसिडेंट हो या फिर किसी भी हो, उसकी डोमिसाइल, उसकी रेसिडेंशियल शिप, इसकी वजह से वो किसी और कंट्री में टैक्स नहीं देना चाहिए, यानी कि वो किसी और कंट्री में टैक्स नहीं पे कर रहा है। एंड लास्ट वाला है कि वो इंडिया का भी रेसिडेंट नहीं होना चाहिए। अगर ये 4 कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो ये क्या होगा सर, इसे बोलेंगे हम डीम्ड रेसिडेंट। और एक बात बोलूं मैं, ये जो डीम्ड रेसिडेंट है ना, अगर आप इंडिया के सिटीजन हो तो आप किसी के रेसिडेंट नहीं हो तो आप हमारे रेसिडेंट हो, ये निर्मला सीतारमण ने बोला है। लेकिन एक चीज बोला है कि भाई इनका स्टेटस हमेशा क्या होगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। ये रेसिडेंट तो बन जाएंगे लेकिन कभी भी ये नॉट ऑर्डिनरली, मतलब ऑर्डिनरीली रेसिडेंट नहीं बन सकते, ये हमेशा क्या बनेंगे, नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट बनेंगे। दैट मीन्स हमारा जो ऑप्शन है सर यहाँ पे देख लेते, बहुत ही सिंपल है। अब आपको ऑप्शन देखने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार आप प्रोविजन देख लोगे ना,
आपको चारों ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत भी नहीं, आपको पता है कि आंसर क्या होगा सर, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। वेरी गुड। सो क्वेश्चन नंबर 35 इज ओवर। नाउ वी विल फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहे हैं सर, एन लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी व्हिच प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, व्हाट विल बी द एन लिमिटेड स्टेटस। एन लिमिटेड का स्टेटस क्या होगा सर, एन लिमिटेड सर एक ही बात बोल दीजिए ना, इंडियन कंपनी है। आपने तो बोला था, खुद ही बोला था कि इंडियन कंपनी है ना, आंख बंद कर लो भाई, रेसिडेंट। इंडियन कंपनी, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहीं पे भी हो, कंपनी तो इंडिया का है ना, इंडिया से रजिस्टर्ड हुआ है ना, आंख बंद कर लो, क्या है, रेसिडेंट है। सो क्या होगा सर इसका स्टेटस, आंख बंद कर लो, रेसिडेंट। ओके 37 नंबर क्या बोल रहा है, एन ए फॉरेन नेशनल बॉट ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2024-2025 फॉर 181 डेज, हिज टोटल इनकम excluding income from foreign source is 14 lakh during the 4 preceding year he has stay in India for 400 days। इसके स्टेटस क्या होगा। अभी तो सर बात किया था आप लोगों ने, अभी तो हमने बात किया था कि भाई अगर किसी का भी इनकम, कोई पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो इंडिया घूमने के लिए आता है और जिसका प्लेस, जिसका अदर देन इंडियन इनकम, अदर देन फॉरेन इनकम, यानी कि इंडियन इनकम 15 लाख से कम है, तो उसके लिए एक ही रूल है, वो है 182 डेज। उसके लिए कोई ये 60 डेज 365 डेज वाला रूल एप्लीकेबल होगा ही नहीं। तो यहाँ पे हमें चेक करना चाहिए कि भाई 182 डेज उसने स्टे किया है या फिर नहीं किया है, और मुझे लगता है कि हमारे क्वेश्चन में नहीं किया है। हमारे क्वेश्चन में उसने सिर्फ 181 डेज स्टे किया है। दैट मीन्स इसका स्टेटस क्या होगा सर, नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके 37 क्वेश्चन सर हमारे हो गए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। ये बोल रहा है कि अगर सर व्हाट इज द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय एन इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया। सर अगर कोई इंडियन कंपनी है, उसने डिविडेंड आउटसाइड इंडिया में पे किया है, तो क्या होगा, उसका स्टेटस क्या होगा सर। ऑब्वियसली सर हमारा जो रूल ये बोलता है वो है ये वाला रूल, इनकम डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। उसमें एक पॉइंट है कि इनकम फ्रॉम द डिविडेंड पेड बाय एन इंडियन कंपनी। अगर इंडियन कंपनी आपको कुछ भी डिविडेंड देता है तो वो इंडिया का इनकम है। सो अगर एक बार वो इंडिया में, अगर इंडियन कंपनी आपको कोई भी डिविडेंड देता है तो वो क्या है, इंडिया का इनकम है, उसे ट्रीट किया जाएगा डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। यानी कि आपको वो कहीं पे भी मिले, आपको वो मार्स में भी जाके मिले, एलन मस्क ने अगर कोई इंडिया में कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है और वो मार्स चला गया, तो उसे मार्स में भी जाके अगर डिविडेंड मिल रहा है तो भी वो क्या होगा, निर्मला सीतारमण उसमें भी टैक्स लगाएगी और बोलेंगे भाई इंडिया का इनकम है, अगर इंडिया में, अगर इंडियन कंपनी ने दिया है तो डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया है, तो ये टैक्सेबल होगा। रिसिपेंट इज सब्जेक्ट टू टैक्सेशन इन इंडिया। जो रिसिपेंट होगा ना उसे टैक्स देना है। कंपनी को आजकल डिविडेंड के ऊपर टैक्स नहीं देना है। पहले देना पड़ता था, डीडीटीओ एक होता था, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, लेकिन आजकल वो टैक्स हट चुका है। आजकल सिर्फ जो रेसिडेंट शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर्स है ना, उन्हें ही टैक्स देना है। सही है सर, सही है। When a non-resident earns income from a business connection in India, how is it taxed? सर अगर कोई नॉन रेसिडेंट है जिसका इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है तो उसका टैक्सेशन कैसे होगा सर। बहुत ही सिंपल है, अभी अभी हमने पढ़ा है, देखो इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। भाई अगर आप एक नॉन रेसिडेंट हो और आपका इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है तो वो इंडिया का डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज वाला इनकम है, और उसके ऊपर आपका स्टेटस कुछ भी हो आपको टैक्स देना है। तो यहां पे क्या होगा सर, यहां पे जो आपका ऑप्शन है, इट इज टैक्सेबल इन इंडिया एज इनकम एज इट इज डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा एक और चीज है, इफ ए नॉन रेसिडेंट हैज ए बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया बट ओनली परचेज गुड्स इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट, हाउ इज ट्रीटेड एज इन इंडिया एज एक्सपोर्ट फॉर एक्सपोर्ट, हाउ इज द इनकम ट्रीटेड। देखो क्या बोल रहा है, बहुत ही सिंपल चीजें बोल रहा है कि सर ये जो बिजनेस कनेक्शन वाला फंडा है ना, ये बिजनेस कनेक्शन वाला फंडा क्या है, जरा एक बार बता दीजिए। चलो बताते हैं आपको ये बिजनेस कनेक्शन वाला फंडा क्या है। सो इनकम व्हिच अराइजेस आउटसाइड इंडिया, हाईलाइट कर रहा हूं एक बार, इनकम व्हिच आर अराइजेस आउटसाइड इंडिया, इनकम व्हिच अराइजेस आउटसाइड इंडिया बिकॉज ऑफ बिजनेस कनेक्शन और प्रोफेशनल कनेक्शन इन इंडिया इज डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया एंड शैल बी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ ऑल एसएससी इरेस्पेक्टिव ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। क्या बोल रहे हैं इंडिया गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट बोल रहा है कि भाई अगर इंडिया में आपका कुछ बिजनेस कनेक्शन है और फिर भी आप फॉरेन में वो इनकम रिसीव कर रहे हो, ड्यू टू इंडियन बिजनेस कनेक्शन यू आर अर्निंग एनी काइंड ऑफ इनकम इन आउटसाइड इंडिया, देन वो इनकम को हम क्या करेंगे, इंडियन इनकम ट्रीट करेंगे और उसके ऊपर हम लोग टैक्स लेंगे।
तो सर ये बिजनेस कनेक्शन कैसे ट्रीट किया जाएगा? देखो बिजनेस कनेक्शन में भी बहुत सारे पॉइंट है। पहला क्या बोल रहा है कि अगर कोई नॉन रेसिडेंट, अगर कोई बिजनेस कनेक्शन शैल इंक्लूड्स एनी बिजनेस एक्टिविटी, business connection shall includes any business activity carried out through a person who acting on behalf of the non resident। अगर कोई नॉन रेसिडेंट है और उसकी बिहाफ पे इंडिया में कोई पर्सन उसके बिहाफ पे काम करता है, क्या काम करता है सर? has and habitually exercise in India an authority to conclude contract on behalf of the non-resident, habitually conclude contract or habitually plays principal role leading to conclusion of contract by that non-resident, and contracts are in the name of the non-resident for transfer of the ownership or for granting the right to use the property owned by the non-resident or that non-resident has right to use। सो क्या बोल रहे हैं? बहुत ही सिंपल चीज है कि भाई अगर कोई नॉन रेसिडेंट है और उसने इंडिया में किसी बंदे को अपॉइंट किया एज हिज सोल एजेंट, और उस एजेंट के पास पावर है, और या फिर वो रेसिडेंट के पास पावर है क्या करने के लिए? उस नॉन रेसिडेंट के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड करने के लिए। और कॉन्ट्रैक्ट कौन से रिलेटेड होना चाहिए? फॉर परचेज ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए हुआ है या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए हुआ है, तो हम बोलेंगे कि उस पर्सन का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं करते हो, आप छोड़ दो, आप कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं करते हो, आपने क्या किया है? has no such authority but has maintained, he maintain in India habitually a stock of goods or merchandise from which he regularly deliver goods। अगर भाई ऐसा भी नहीं किया है, सपोज एलन मस्क ने मुझे अपॉइंट किया, मुझे बोला कि भाई आप इंडिया में मेरे एजेंट बन जाओ, टेस्ला की कार का जो भी, टेस्ला का एक बहुत बड़ा फैक्ट्री इंडिया में बनाना है, आप क्या करो उसके लिए लैंड एक्विजिशन वगैरह देख लो, हम जो आपका कमीशन है आपको पे करेंगे। मैं उसकी सोल एजेंट हिसाब से मैंने क्या किया? लैंड एक्विजिशन करना स्टार्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करना स्टार्ट किया, बिल्डिंग वगैरह बनाए, मैंने कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड किया, किसके भी आप पे? नॉन रेसिडेंट यानी कि एलन मस्क के नाम पे, और सारा का सारा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो टेस्ला कंपनी या फिर एलन मस्क के नाम पे हुआ। तो एलन मस्क का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है। सोचो कि एलन मस्क को बीजेपी वालों ने बोला कि नहीं आप इंडिया नहीं आ सकते, तो एलन मस्क भले इंडिया ना आए, लेकिन अगर उसने मुझे पूरा का पूरा राइट दिया है कि भाई क्या करना है, आप एक काम करो आलोक जी, आप जो पूरे इंडिया में ना आप मेरे स्टॉक्स मेंटेन करो, आप टेस्ला की कार को मेंटेन करो, स्टॉक्स मेंटेन करके रखो वहां पे, और जो भी टेस्ला की कार खरीदना चाहता है आपके स्टॉक में से ही बेचो। तो फिर भी इंडिया में क्या है? एलन मस्क का बिजनेस कनेक्शन है। अगर ऐसा भी कुछ नहीं है, लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं सिर्फ टेस्ला का ऑर्डर लेता हूं, गाड़ी तो यूएसए से इंपोर्ट करके लाएंगे, लेकिन यहां पे जिसे टेस्ला का कार चाहिए मैं उससे एडवांस भी लेता हूं, मैं उसे ऑर्डर भी लेता हूं, फिर एलन मस्क को बोलता हूं, तो भी एलन मस्क का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है। लेकिन सर ये जो बिजनेस कनेक्शन है ना, इसके कुछ एक्सेप्शन भी है। नंबर 1, बिजनेस एक्टिविटी थ्रू ब्रोकर। अगर मैं एक ब्रोकर हूं, मेरा काम ही है कि सारे लोगों के लिए लैंड वगैरह अरेंज करना या फिर प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना, तो ये बिजनेस कनेक्शन में नहीं आएगा। बिजनेस एक्टिविटी कॉन्फाइंड टू परचेज ऑफ गुड्स। अब ये है ना पॉइंट, यही पॉइंट हमारी क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अगर कोई पर्सन सिर्फ इंडिया से परचेज करना चाहता है गुड्स, मतलब इंडिया से इंपोर्ट करना चाहता है, तो इंडिया गवर्नमेंट बोल रहा है कि भाई हम तो इसके लिए पहले से ही रेडी है, हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे, ये बिजनेस कनेक्शन में नहीं आएगा। सही है? तो इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या था कि कोई अगर नॉन रेसिडेंट है जिसका काम सिर्फ इतना है कि भाई वो इंडिया से चीजें खरीदता है, इंडिया से चीजें परचेज करता है, तो क्या उसका इंडिया में बिजनेस कनेक्शन ट्रीट किया जाएगा एंड क्या वो इंडिया में टैक्स देगा? सो आंसर इज नॉट, वो उसे टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये है हमारा राइट आंसर। ये क्या है? राइट आंसर है इट इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया एज इट इज नॉट डीम्ड टू बी अक्रूर अराइज इन इंडिया। ये इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि ये इंडिया में डीम्ड टू बी अक्रूर अराइज नहीं हुआ है। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते। व्हाट इज द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ रॉयल्टी पेमेंट मेड बाय ए रेसिडेंट इन इंडिया टू ए नॉन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया? सर अगर कोई रेसिडेंट ने किसी नॉन रेसिडेंट को रॉयल्टी के लिए पेमेंट किया तो उस केस में क्या होगा? तो एक बार रॉयल्टी का भी प्रोविजन हम लोग देख लेते। ठीक है, देखो रॉयल्टी का प्रोविजन ये हमारे पास है, ये रहा कि रॉयल्टी अगर कोई पर्सन पे कर रहा है, इंटरेस्ट और सॉरी रॉयल्टी, ये रॉयल्टी होना चाहिए, इंटरेस्ट गलती से लिखा हुआ है, रॉयल्टी। अगर रॉयल्टी पेबल बाय गवर्नमेंट, रॉयल्टी अगर इंडिया गवर्नमेंट पे कर रहा है तो ये क्या है? पूरा का पूरा टैक्सेबल है। रॉयल्टी अगर कोई रेसिडेंट पर्सन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो रॉयल्टी अगर कोई रेसिडेंट पर्सन पे कर रहा है, द राइट और प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन और सर्विसेस आर नॉट यूटिलाइज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय सच पर्सन आउटसाइड इंडिया एंड अर्निंग एनी इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया। क्या बोल रहा है कि भाई रॉयल्टी तभी टैक्सेबल होगा अगर आपने रॉयल्टी, अगर कोई रेसिडेंट पर्सन किसी नॉन रेसिडेंट पर्सन को रॉयल्टी पे कर रहा है,
ठीक है, चाहे वो किसी प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए, चाहे वो किसी राइट को यूज करने के लिए, चाहे वो किसी इंफॉर्मेशन को यूज करने के लिए। तो अगर वो राइट, वो प्रॉपर्टी या फिर वो इंफॉर्मेशन इंडिया में बिजनेस करने के लिए, अगर इंडिया से बाहर बिजनेस करने के लिए है, या फिर इंडिया से बाहर कोई अर्निंग, कोई सोर्स ऑफ इनकम है जो कि इंडिया के बाहर है, तो ये टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन अगर सोर्स ऑफ इनकम या फिर बिजनेस इंडिया में और वो रॉयल्टी इंडिया की बिजनेस में यूज हो रहा है, तो वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा। तो हमारे जो क्वेश्चन था वो क्या था, देख लो। What is the tax treatment for royalty payment made by a resident in India to a non-resident outside India? देखो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है यहाँ पे, इट इज टैक्सेबल इन इंडिया फॉर द नॉन रेसिडेंट अनलेस इट इज पेड फॉर एक्विजिशन ऑफ एनी राइट, इंफॉर्मेशन, प्रॉपर्टी यूज फॉर द बिजनेस और प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया। ठीक है, सो हमारे पहला ऑप्शन ही सही आंसर है सर, क्योंकि अभी हमने वही पढ़ा है कि अगर रॉयल्टी बाहर के किसी बिजनेस में यूज हो रहा है, आउटसाइड इंडिया में किसी बिजनेस में यूज हो रहा है, तभी ये टैक्सेबल नहीं होगा। अगर इंडिया में यूज हो रहा है तो ये पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। ओके, उसके बाद चलते हैं, हाउ इज द फीस फॉर टेक्निकल सर्विस पेड आउटसाइड इंडिया बाय ए नॉन रेसिडेंट इन इंडिया टू अनदर नॉन रेसिडेंट ट्रीटेड फॉर टैक्सेशन। देखो ये बोल रहा है कि भाई फीस फॉर टेक्निकल सर्विस कैसे टैक्स होगा। अगर एक नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल ने किसी और नॉन रेसिडेंट को पेमेंट किया है फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, तो इसका भी जो आंसर है वो हमारी बुक में देखो, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, एक बार इसे इरेज करता हूं मैं। देखो अगर फीस फॉर टेक्निकल सर्विस किसने पे किया है सर, फीस फॉर टेक्निकल सर्विस गवर्नमेंट ने पे किया है, तो भाई ये पूरा फुल्ली टैक्सेबल है। ठीक है, अगर कोई रेसिडेंट पर्सन ने पे किया है किसी और पर्सन को, किस पर्पज के लिए सर, रेसिडेंट पर्सन ने पे किया है। देखो such services are not utilized for the purpose of business or profession carried on by such person outside India earning any income from any source outside India। अगर इंडिया के बाहर किसी बिजनेस में यूज नहीं हुआ है तो वो इंडिया में टैक्सेबल है। लेकिन अगर आपने टेक्निकल सर्विसेज खरीदा इंडिया के बाहर किसी बिजनेस के लिए तो वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा, वो डीम्ड टू बी अक्रूर अराइज इन इंडिया नहीं होगा। लेकिन अगर आपने टेक्निकल सर्विसेज खरीदा है इंडिया में यूज करने के लिए और आप एक रेसिडेंट पर्सन हो, तो जिस भी पर्सन को आप पे कर रहे हो उस पर्सन का वो क्या होगा, इंडियन इनकम ट्रीट किया जाएगा। सिमिलरली अगर मैं नॉन रेसिडेंट पर्सन की बात करूं, such services are must be utilized for the purpose of, अगर कोई नॉन रेसिडेंट किसी नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहा है टेक्निकल सर्विस, तो वो टेक्निकल सर्विस क्या होना चाहिए, मस्ट बी यूज होना चाहिए इंडिया में, बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय सच पर्सन इन इंडिया अर्निंग एनी इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इन इंडिया। अगर वो नॉन रेसिडेंट ने वो टेक्निकल सर्विस इंडिया में यूज किया है, इंडिया की बिजनेस के लिए यूज किया है, तो वो इंडिया में टैक्सेबल है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन अगर हम एक बार देखें तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या है, देखो it is not taxable in India, it is taxable in India if know-how for which royalty was paid was used for business or profession earning a source of income in India। अच्छा क्या पूछा है, हाँ ये it is taxable in India if the know-how for which royalty was paid was used for business or profession in India। ठीक है, सो ये वाला जो ऑप्शन बी है वो सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा गलत लिखा है, यहाँ पे रॉयल्टी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे टेक्निकल सर्विस होना चाहिए, बट यही है जो है राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी, अगर इंडिया में बिजनेस के लिए या फिर इंडिया में कोई सोर्स की अर्निंग के लिए आपने लिया है तो ये इंडिया में टैक्सेबल है। 43 की बात करें, इफ द इंटरेस्ट इज पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी बोरोड एंड यूज फॉर ए बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन इन इंडिया और अर्निंग ऑफ एनी सोर्स इन इंडिया। भाई अगर आपने पैसा बोरो किया है और आप उसे इंडिया में किसी बिजनेस में यूज कर रहे हो या फिर इंडिया में किसी सोर्स ऑफ इनकम के लिए यूज कर रहे हो, तो डेफिनेटली क्या होगा, टैक्सेबल होगा इंडिया में। इसमें तो अभी हमने कवर किया है, कोई ऑप्शन की बात नहीं है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके सर, अब बात करते हैं, इफ ए प्रेसिडेंट मेक्स ए गिफ्ट ऑफ 2 लाख इन मनी टू एनी नॉन रेसिडेंट हु इज नॉट रिलेटिव, हाउ इज इट टैक्स्ड। देखो अगर कोई नॉन रेसिडेंट सर गिफ्ट कर रहा है किसी रेसिडेंट, अगर कोई रेसिडेंट कोई गिफ्ट कर रहा है नॉन रेसिडेंट को, तो इसका लॉजिक मैंने आपको बोला था कि ये आपका जो डीम्ड टू बी अक्रूर अराइज इन इंडिया है ना, इसमें एक पॉइंट है कि अगर कोई रेसिडेंट पर्सन किसी नॉन रेसिडेंट को गिफ्ट करता है तो वो रेसिडेंट के हाथ में टैक्सेबल होगा आज इनकम डीम्ड टू बी अक्रूर अराइज इन इंडिया। तो यहाँ पे क्या होगा सर, चलिए देखते हैं, ये टैक्सेबल हो जाएगा, इट इज फुल्ली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द रेसिडेंट, जो रेसिडेंट है उसके हाथ में ये फुल्ली टैक्सेबल होगा।
इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। इफ अनिरुद्ध ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ही स्टे इन इंडिया। अनिरुद्ध इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, अनिरुद्ध एक इंडिया का सिटीजन है, उसने इंडिया में स्टे किया इन द प्रीवियस ईयर 2024-2025 फॉर 181 डेज, उसने 181 डेज इंडिया में स्टे किया, एंड इज नॉन रेसिडेंट इन 9 आउट ऑफ 10 ईयर्स। एंड उसने क्या किया है, पिछले 9 साल में से पिछले 10 साल में से 9 साल में वो क्या है, नॉन रेसिडेंट है, preceding the current previous year. He stay in India for 365 days in all 4 years immediately preceding the current previous year and 420 days in 7 years immediately preceding the previous year. तो उसका स्टेटस सर क्या होना चाहिए? देखो ये क्या कर रहा है, सेकेंड बेसिक कंडीशन सिर्फ सेटिस्फाई कर रहा है, 60 डेज प्लस 365 डेज इन 4 ईयर्स। ठीक है, अगर कोई पर्सन बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो भाई पहला पॉइंट तो है कि वो रेसिडेंट बन जाएगा, तो ये तो तय है कि ये रेसिडेंट बन जाएगा। लेकिन सर ये अब ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बनेगा या फिर नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट बनेगा, ये हमें कैसे पता चलेगा? बहुत ही सिंपल है, हमारे 2 एडिशनल कंडीशन है सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में। वी हैव 2 एडिशनल कंडीशंस। नंबर 1, आरसीसी मस्ट बी रेसिडेंट इन इंडिया इन एनी 2 ईयर्स आउट ऑफ 10 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। हमारे प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 10 साल में किसी भी 2 साल में आरसीसी क्या होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है सर कि आरसीसी लास्ट 7 ईयर में 730 डेज इंडिया में स्टे करना चाहिए। अब ये दोनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करना है। अगर दोनों में से ये कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, लेकिन आपको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना था, तो यहाँ पे उसका स्टेटस क्या हो जाएगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। तो सिंपल ये दोनों में से कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये क्या होगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। ओके, चलो उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। सर देखने में तो बड़ा डरावना क्वेश्चन लग रहा है ये, तो इसका क्या साइज होगा बता दीजिए। रमन ए इंडियन सिटीजन वाज एम्प्लॉयड इन हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर में रमन काम करता था। ही रिजाइन ऑन 27 September 2024. He received salary of 40,000 per month on 1st April 2024 to 27th September 2024 from Hindustan Unilever. Thereafter, he left for Dubai for the first time on 1st October 2024 and equivalent of 80,000 per month got salary for rupees from 1st October to 31st March 2025 in Dubai. His salary of the October to December 2024 was credited in his Dubai bank account and the salary of January to March 2025 was credited in his Mumbai bank account directly. He is liable to tax in respect of income received in India from the Hindustan Unilever, income received in India and in Dubai, income received in Hindustan Unilever and income directly credited in India, income from income received in Dubai. उसका क्या इनकम टैक्सेबल होगा इंडिया में? देखो इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा कि भाई इसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। देखो वो कब गया इंडिया छोड़ के, वो गया 1 अक्टूबर 2024 में दुबई चला गया। ठीक है, उसने रिजाइन किया 27 सितंबर को, लेकिन वो 1 अक्टूबर से दुबई चला गया। ठीक है, यानी कि अक्टूबर से अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक वो क्या है इंडिया में। तो अप्रैल के महीने में कितना दिन है, 30 डेज, मई में कितना है 31, जून में कितना है 30 डेज, जुलाई में कितना है 31, अगस्त में कितना है 31, सितंबर में कितना है 30 डेज, अक्टूबर में कितना है 31, सॉरी अक्टूबर में चला गया तो अक्टूबर में कुछ नहीं आएगा। सही है, सो इतना दिन उसने इंडिया में स्टे किया है। चलो तो कैलकुलेट कर लेते कितना हो रहा है, ये 3, ये कितना हो रहा है 3 और ये कितना है 9 12 183 डेज हो रहा है। ठीक है, सो 183 डेज यानी कि वो 182 डेज वाला रूल तो फॉलो कर रहा है सर, और इससे पहले वो कभी इंडिया छोड़ के गया ही नहीं, तो वो क्या होगा, इंडिया का रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा। तो इसकी वजह से इसका दुबई का इनकम एंड इंडिया का इनकम दोनों के दोनों टैक्सेबल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसका स्टेटस क्या हो जाएगा, आर बट एनओआर, रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। सही है सर, सॉरी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट। उसके बाद चलते हैं मिस्टर स्वान एज 35 ईयर ए नॉन रेसिडेंट अर्न डिविडेंड ऑफ 12,50,000 फ्रॉम एन इंडियन कंपनी which was declared on 30th September 2024 and credited directly to bank account on 5th October 2024 in France. मिस्टर सुहान एक पर्सन है जिसने इंडियन कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, तो इंडियन कंपनी से उसे डिविडेंड मिला है कितना, 12,50,000 का, जो कि उसकी फ्रांस के बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया। इंडिया में उसका एक बैंक अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जिससे उसे 15,000 का सैलरी मिला हुआ है।
तो आपको पूछ रहा है सिंपल कि भाई उसने 115 बीएससी चूज नहीं किया है तो उसका टैक्सेबल इनकम कितना होगा। सर उससे मिला है 12,50,000 आज डिविडेंड, ठीक है सही है सर, डिविडेंड है। और इंटरेस्ट मिला है सर कितना, इंटरेस्ट मिला है 15,000 का। तो हो गया सर कितना हो रहा है 12,65,000 इज द राइट आंसर। नहीं, एक चीज आपको समझना है कि अगर सेविंग अकाउंट से आपको कुछ इंटरेस्ट मिलता है तो उसमें एक सेक्शन है जिसका नाम है 80TTA, थोड़ा थोड़ा आमदनी। ओके, ऐसे याद रखते ना ये सेक्शन, सेक्शन 80TTA। इस सेक्शन क्या बोलता है कि आपको सेविंग अकाउंट्स के ऊपर अगर कुछ इंटरेस्ट मिला है तो आपको 10,000 का एक डायरेक्टली डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80TTA। ओके, 80TTA में आपका जो भी इनकम आपको सेविंग अकाउंट से मिला है, सेविंग अकाउंट से आपको जो भी इंटरेस्ट मिला है उसमें से मैक्सिमम एग्जेम्पशन आपको मिलेगा 10,000 का इन ओल्ड टैक्स रिजिम, अगर आपने 115 बीएससी चूज नहीं किया है तो उस हिसाब से इसका इनकम कितना हो जाएगा 12,55,000। सो हियर इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है, मिस्टर आशीष अर्न द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2024-2025। मिस्टर आशीष क्या है, ये सारे इनकम रिसीव कर रहे हैं इंडिया में। इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड 1/4 रिसीव्ड इन इंडिया 4 लाख। ओके, कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ द बिल्डिंग लोकेटेड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन हॉलैंड 6 लाख। ठीक है, यूके डेवलपमेंट बॉन्ड है के, ठीक है, यूके डेवलपमेंट बॉन्ड से कितना पैसा मिला है सर, 4 लाख का पैसा मिला है, 4 लाख मिला है जिसमें से 1/4 यानी कि 1 लाख इंडिया में रिसीव हुआ है और एक कैपिटल गेन इनकम हुआ है जो कि इंडिया में जो लैंड लोकेटेड है, एक बिल्डिंग है जो कि इंडिया में लोकेटेड है, उससे कैपिटल गेन का इनकम हुआ है 6 लाख का। ठीक है, आशीष रेसिडेंट, जो मिस्टर आशीष जो है ना वो क्या है, रेसिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है इंडिया में, तो उसका कितना अमाउंट इंडिया में टैक्सेबल होगा। देखो, अगर कोई पर्सन है जो कि इंडिया का रेसिडेंट तो है बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, तो इंडिया में उसने जो भी इनकम रिसीव किया है वो उसके हाथ में टैक्सेबल होगा। तो यूके डेवलपमेंट बॉन्ड से कितना पैसा इंडिया में रिसीव हुआ है, 4 लाख से 1/4 यानी कि 1 लाख रुपीज इंडिया में रिसीव हुआ है। ठीक है, और 6 लाख का कैपिटल गेन जो है वो तो इंडिया का इनकम बन जाएगा क्योंकि डीम्ड टू बी अक्रूअर अराइज इन इंडिया है, तो टोटल कितना हो जाएगा 7 लाख। तो 7 लाख का जो इनकम है वो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा, तो ये है आपका राइट आंसर। ओके, चलो, डिविडेंड इनकम फ्रॉम एन ऑस्ट्रेलियन कंपनी रिसीव इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का कंपनी है, डिविडेंड रिसीव हुआ है ऑस्ट्रेलिया में 2022 में रिसीव हुआ है, लेकिन इंडिया में वो कब ला रहा है 2024-2025 में। तो सर ये किसके हाथ में टैक्सेबल होगा, ऑप्शन ए रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट बोथ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तीसरा है नॉन रेसिडेंट, चौथा है नॉन ऑफ द अबव। देखो इसके रिलेटेड जो रूल्स है एक बार देख लेते हैं। आपका ये जो टेबल है, ये टेबल में एक लास्ट पॉइंट है, ये 7 नंबर पॉइंट क्या बोलता है कि भाई अगर आपका कुछ इनकम ना फॉरेन में रिसीव हुआ है, अगर आपका कोई फॉरेन में इनकम रिसीव हुआ था प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, हमारे प्रीवियस ईयर में नहीं, करंट प्रीवियस ईयर में रिसीव नहीं हुआ है, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में रिसीव हुआ है, लेकिन वो करंट ईयर में इंडिया को रेमिट हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा सर, वो किसी के हाथ में भी टैक्सेबल नहीं होगा। तो इसका मतलब है सर ये जो 2022 में इनकम रिसीव हुआ था वो अब आप इंडिया ला रहे हो, तो ये उस ईयर में आइदर टैक्स लग चुका होगा या फिर अगर उस ईयर में टैक्स नहीं लगा है तो इस ईयर में भी वो किसी के हाथ में टैक्स नहीं लगेगा। तो नॉन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ओके, मिस्टर रमेश ए इंडियन सिटीजन इज एम्प्लॉयड इन इंडियन एम्बेसी ऑस्ट्रेलिया, मिस्टर रमेश जो है वो कि इंडियन सिटीजन है जो कि इंडियन एम्बेसी में यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस में एंगेज है ऑस्ट्रेलिया में। ही इज ए नॉन रेसिडेंट फॉर द असेसमेंट ईयर 2025-2026। भाई वो क्या है, हमेशा ऑस्ट्रेलिया में ही रहता है, तो नॉन रेसिडेंट है। ही रिसीव सैलरी एंड अलाउंसेस इन ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 होगा, गलती में लिखा हुआ है। ओके, सो 31 मार्च 2025 में उन्होंने क्या किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सैलरी रिसीव करा। ये ऐसा ही होता है क्योंकि जो भी लोग फॉरेन में काम करते हैं वो काम तो फॉरेन में करते हैं, लेकिन इंडिया गवर्नमेंट हर महीने उन्हें सैलरी पेमेंट करता है, उसके साथ साथ उन्हें कुछ अलाउंसेस मिला है एंड परक्यूजाइट्स भी मिला है। ठीक है, तो क्या उसका टैक्सेशन होगा, देखो कौन सा इनमें से करेक्ट आंसर है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। नंबर 1, salary allowances perquisite received outside India are not taxable in hands of Mr. Roman since he is a non-resident। पहला ऑप्शन आपको बोल रहा है कि भाई सैलरी, परक्विजाइट एंड अलाउंसेस जो तीनों मिला है ना फॉरेन एम्बेसी ऑफिस में मिस्टर रमेश को, ये तीनों ही टैक्सेबल नहीं है, तीनों ही एग्जेम्प्टेड है क्योंकि मिस्टर रमेश एक नॉन रेसिडेंट है।
ये बोला कि सैलरी अलाउंसेस परक्विजिट ये तीनों टैक्सेबल है क्योंकि ये डीम्ड टू बी अक्रूर अराइज इन इंडिया होगा, तो ये तीनों के तीनों टैक्सेबल है। उसके बाद बोला है कि भाई सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया तो टैक्सेबल है, लेकिन अलाउंसेस एंड परक्विजिट जो है वो टैक्सेबल नहीं है, वो एग्जेम्प्टेड है। एंड लास्ट वाला बोल रहा है कि भाई सैलरी जो रिसीव्ड है वो एग्जेम्प्टेड है, बट अलाउंसेस एंड परक्विजिट टैक्सेबल है। तो मैं आपको बोलूं कि अगर इंडियन एम्बासी को कुछ भी सैलरी मिलता है ना, तो उसका जो परक्विजिट एंड अलाउंसेस वाला पार्ट होता है भाई वो एग्जेम्प्टेड ही होता है। इन्हें जो भी परक्विजिट अलाउंसेस मिलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ये पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड होता है, सिर्फ सैलरी वाला पोर्शन जो होता है वो टैक्सेबल होता है। सो मैं बोलूं कि राइट आंसर इज सी, सैलरी रिसीव्ड बाय मिस्टर रमेश इज टैक्सेबल बट अलाउंसेस एंड परक्विजिट आर एग्जेम्प्टेड। अब लास्ट वाला क्वेश्चन आ जाते हैं। मिस्टर निशांत ए नॉन रेसिडेंट बट मिस्टर निशांत ए रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट फॉर द प्रीवियस ईयर 2022-2023 एंड रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट फॉर द प्रीवियस ईयर 2024-2025। मिस्टर रमेश जो है ना वो एक ऐसे पर्सन है जो कि 2022-2023 में इंडिया का नॉन रेसिडेंट थे, 2024-2025 प्रीवियस ईयर में क्या है, इंडिया के रेसिडेंट है। ही हैज रिसीव्ड रेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी इन कनाडा अमाउंटिंग टू 1 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2022-2023। 2022-2023 में उन्होंने 1 लाख रुपए रिसीव किया था कनाडा में उनके एक प्रॉपर्टी से रेंट का, ओके, इन ए बैंक इन कनाडा। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 ही हैज रिमिटेड अमाउंट टू इंडिया थ्रू अप्रूविंग बैंकिंग चैनल। उन्होंने क्या किया 2024-2025 में वही पैसा जो 2022-2023 में रिसीव किया था वो इंडिया को मंगा लिया उन्होंने, इंडिया को रेमिट किया उन्होंने, ठीक है। तो इस जो 1 लाख रुपए इसका टैक्सेशन क्या होगा, देखो क्या बोला, इज सच रेंट इन इंडिया, इज सच रेंट टैक्सेबल इन इंडिया एंड इफ सो हाउ मच इन व्हिच ईयर, हाउ मच इन व्हिच ईयर, कौन सी ईयर में कितना टैक्सेबल होगा, ठीक है। ये बोल रहा है कि हाँ भाई ऑप्शन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कि क्वेश्चन ये है कि मिस्टर निशांत एक पर्सन है जो कि इंडिया का रेसिडेंट थे, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन 2022-2023, ठीक है। एंड 2024-2025 में वो क्या है, एक नॉन रेसिडेंट है। उन्होंने कुछ रेंट रिसीव किया था 2022-2023 में 1 लाख का कनाडा की एक प्रॉपर्टी में, कनाडा में रिसीव किया था। अभी वो क्या कर रहे हैं 2024-2025 में इंडिया को वो पैसा भेज रहे हैं, तो उस 1 लाख का ट्रीटमेंट क्या होगा। पहला ऑप्शन बोला कि भाई हाँ बिल्कुल होगा, यस टैक्सेबल होगा, इंडिया में 70,000 टैक्सेबल होगा। अब आप बोलोगे सर 70,000 कहां से आ गया, देखो हाउस प्रॉपर्टी याद करो बच्चा जरा, 1 लाख का यहाँ पे क्या हो जाएगा जीएबी, क्योंकि रेंट रिसीव किया है और कुछ नहीं दिया है तो जीएबी कितना है 1 लाख का। यहाँ पे कोई टैक्स वगैरह नहीं है तो एनएबी भी कितना हो जाएगा, एनएबी भी सर 1 लाख का हो जाएगा। और आपको एक 24A में एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था 30% का, यानी कि 30,000 का, जितना भी आपका एनएबी होगा उसके 30,000 डिडक्शन मिलेगा। तो यही इसी वजह से यहाँ पे ये 70,000 वाला कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। तो 30% माइनस करने के बाद कितना बचता है 70,000, सही है, सही है सर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई 70,000 इंडिया में टैक्सेबल होगा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2024-2025। दूसरा बोला कि नहीं हाँ भाई 1 लाख टैक्सेबल होगा 2022-2023 में। सी वाला बोले कि भाई एक काम करो 70,000 टैक्सेबल होगा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2022-2023। और लास्ट में बोल रहा है कि भाई नो, कोई भी टैक्सेबल नहीं होगा, ना तो प्रीवियस ईयर 2022-2023 में टैक्सेबल होगा, ना तो प्रीवियस ईयर 2024-2025 में टैक्सेबल होगा। अब देखो रूल्स क्या बोलते हैं भाई, 2022-2023 में उसका स्टेटस क्या था, नॉन रेसिडेंट था सर, नॉन रेसिडेंट था वो। अगर नॉन रेसिडेंट है और बाहर कुछ इनकम अर्न कर रहा है, बाहर ही उसे रिसीव कर रहा है, आउटसाइड इंडिया में अर्न कर रहा है एंड आउटसाइड इंडिया में रिसीव कर रहा है, तो भाई टैक्सेबल नहीं होगा। तो ये तो पहला पॉइंट क्लियर है कि 2022-2023 में टैक्सेबल नहीं होगा। दूसरा हमने अभी एक रूल पढ़ा कि अगर आपका पिछला साल का कुछ इनकम है, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का कुछ इनकम है और उससे आप करंट ईयर में इंडिया ला रहे हो ना, करंट ईयर में उसे आप इंडिया रेमिट कर रहे हो, तो वो इनकम भी टैक्सेबल नहीं होगा। तो ऑप्शन डी जो है सर वो है राइट आंसर, ना तो 2022 में टैक्स लगेगा ना तो 2024 में टैक्स लगेगा। सो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा जो रेसिडेंशियल स्टेटस है उसका पूरा का पूरा क्वेश्चंस कवर हो गए। सिर्फ 51 क्वेश्चंस थे और इसमें जो है ना, इसमें इंस्टीट्यूट का जो क्वेश्चन है वो इंक्लूडेड नहीं है। बहुत सारे फैकल्टीज इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन का रिवीजन बना रहे हैं, तो मैं नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि बार बार आपको क्यों देखना है, वही सेम चीजें सेम कुछ क्वेश्चन से रिपीट करना है, वो नहीं है। मैं चाहता हूं कि आपको कुछ अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस प्रोवाइड करूं जिसमें से आपका रिवीजन भी हो। जैसे मैंने अभी ये क्वेश्चन का आंसर किया है ना, सिर्फ 25 MCQ सॉल्व करने के लिए हमें 1 घंटा पूरा का पूरा वीडियो बनाना पड़ रहा है, यानी कि हमारा 1 घंटा जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हम रेसिडेंशियल स्टेटस को भी पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये इस डिटेल सीरीज का बेनिफिट है।
अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रहा है तो एक बार लाइक कर लीजिए वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जैसे यूट्यूबर लोग बोलते हैं, ठीक है। मेन मोटिव ये है कि आपको एमसीक्यू में अच्छा मार्क्स लाना है, ठीक है। अब ये एमसीक्यू सीए लेवल का है तो इससे सीए में सीए दोनों स्टूडेंट्स देख सकते हैं, कोई परवाह नहीं है, जो चाहे वो देख सकता है। अगर आपकी डीटी में एमसीक्यू आता है तो आप देख सकते हो, ठीक है। चलो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हो सकता है कि वो कॉस्टिंग का हो या फिर हो सकता है कि वो डीटी का हो। हम एक कॉस्टिंग एक डीटी ऐसे करके अपलोड करते जाएंगे, सो आप लोग इसे कवर करते जाइए, ठीक है। हम मिलेंगे एक और वीडियो में, टिल देन कीप स्टडिंग, ओके बाय बाय।